साथियों नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आज मैं पुनः फेसबुक लाइव हो रहा हूँ। आज हम लोग बात करेंगे पक्षियों से क्या हम सीख सकते हैं। गरुड़ पक्षी एक ऐसा पक्षी है जिसको हम जानते हैं कि वो भगवान विष्णु का वाहन भी है, और गरुड़ पक्षी से जीवन के संघर्षों की शिक्षा हम किन किन रूपों में ले सकते हैं, आज इसकी बात करेंगे। सबसे पहली विशेषता जो गरुड़ पक्षी की है कि वह आसमान में अकेला उड़ता है और हमेशा ऊंचाई पर उड़ता है। अकेला उड़ने से यह है कि हमेशा व्यक्ति को महान कार्य करने के लिए, बड़ा कार्य करने के लिए किसी संगी साथी की जरूरत नहीं होती है। जरूरत होती है तो महान विचारों की, जरूरत होती है तो सही समय पर साहस पूर्ण निर्णय की, और जरूरत हो है तो अपने पांव पर, अपने पैरों, अपने हाथों पर विश्वास करने की। इसी के सहारे हम अपने कदम को बढ़ा सकते हैं। जैसा ठीक ही कहा गया है, ये पंछी गर है तुझे अपने परों पर विश्वास, तो तुझको डरा नहीं सकता विशाल आकाश। और गरुड़ पक्षी की एक दूसरी विशेषता यह भी है। पहली विशेषता है कि वह अकेला उड़ता है, किसी संगी साथी की परवाह नहीं करता है, एक भीड़ जुटा करके हीरो बनने का प्रयास नहीं करता है, अकेला निकलता है। और महान लोग, जितने महान लोगों ने बड़े काम किए हैं उसकी शुरुआत उन्होंने की है। उसके बाद मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। लेकिन शुरुआत तो खुद के हिम्मत, साहस, बाजुओं के बल पर और कठिन से कठिन निर्णय लेकर की जाती है। दूसरी विशेषता गरुड़ पक्षी की यह है कि वह कभी भी कौवे, चील, अपने से छोटे पक्षियों के साथ उड़ान नहीं भरता है। ये व्यक्ति को भी सीखना चाहिए कि अपने से कम योग्यता, कमतर योग्यता वाले व्यक्तियों के साथ ज़्यादातर समय नहीं व्यतीत करना चाहिए। ज़्यादातर समय व्यतीत करने से एक तो आपकी जो प्रतिभा है, मारक क्षमता है, वो कम होगी। अपने से कम प्रतिभा वाले व्यक्तियों को देखकर आप भी कम से कम एफर्ट करना शुरू कर देंगे। तो ज़रूरत है। और दूसरी बात, सबसे निगेटिव बात यह है कि आपसे कम प्रतिभा, योग्यता, परिश्रम करने वाले व्यक्ति आपको छोटी छोटी बातों पे उलझाएंगे और अपने राई के समान गुणों की बार बार आपके सामने प्रशंसा करेंगे। आपके पर्वत के समान महान पुरुषार्थकों, गुणों को उसकी अवहेलना करेंगे। ये व्यक्ति के लिए अवसाद का, डिस्टर्बेंस का कारण हो सकता है। इसीलिए हमें ये सीख लेनी चाहिए गरुड़ पक्षी से कि हम कभी भी अपने से कम योग्यता वाले व्यक्तियों के साथ नहीं रहेंगे, उनकी हेल्प कर देंगे, ये मानव स्वभाव है। लेकिन हमेशा एक संस्कृत में श्लोक है, परम विरोधो समम माधवी, अपने से बड़ों से विरोध करने में भी पराक्रम है। अपने से बड़े से विरोध करने में भी कुछ शिक्षा मिलती है। अपने से कम से दोस्ती करने में भी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। तीसरी शिक्षा गरुड़ पक्षी से जो ली जा सकती है वह यह है कि गरुड़ पक्षी कभी भी मरे हुए जीव का आहार नहीं करता है। इसका आशय है कि भूत में क्या हुआ है, पिछला इतिहास कैसा है, पिछली उपलब्धियां कैसी हैं, आपका एस्क्रिप्शन वैल्यू क्या है। एस्क्रिप्शन वैल्यू मतलब जो आपको पूर्वजों से, परंपरा से, विरासत में कुछ मिलता है, जिसको हम टैग, हेरिडेटरी टैग कहते हैं। कुलीन, कुल, खानदान, धर्म, इससे क्या मिला हुआ है इसका कोई महत्व नहीं रखता है। अटेनमेंट वैल्यू, अटेनमेंट वैल्यू मीन्स व्हाट यू हैव अचीव्ड थ्रू योर हार्ड वर्क, और व्हाट यू वांट टू अचीव थ्रू योर हार्ड वर्क।
तो इसीलिए हमेशा अपने को प्रासंगिक बनाने के लिए, समय के साथ चलने के लिए, समय के अनुकूल बनाने के लिए व्यक्ति को अपनी पूर्ववर्ती उपलब्धियों पर भरोसा न करके वर्तमान में भी कठिन परिश्रम करना चाहिए, कि जिससे कि समाज में, देश में, इस यूनिवर्स में उसकी अपनी उपयोगिता बनी रहे, उसकी अपनी सार्थकता बनी रहे। इसीलिए गरुड़ पक्षी मरे हुए पशुओं को नहीं खाता है, वो स्वयं शिकार करता है, अपने पुरुषार्थ के बल पर शिकार करता है और उन्हीं का भोजन करता है। चौथी विशेषता गरुड़ पक्षी की है कि वह बहुत ऊंची उड़ान भरता है। अन्य पक्षी जहाँ तक सोच नहीं पाते हैं, आसमान से थक के लौट आते हैं, वहाँ तक गरुड़ पक्षी उड़ान भरता है और सबसे तेज उड़ान भरता है, दूरगामी होता है। व्यक्ति को भी, इसका आशय यह है कि व्यक्ति को भी निरर्थक आराम के क्षणों में, निरर्थक बनावटी आनंद में, बिना चेतना के आनंद में अपना कीमती समय नहीं खोना चाहिए। क्या करना चाहिए? अब्दुल कलाम साहब के शब्दों में हमेशा बिग ड्रीम, बड़े सपने, बड़े लक्ष्य, बड़े सपने, बड़े लक्ष्य, बड़ा चिंतन, ये व्यक्ति की मेधा शक्ति को, इच्छा शक्ति को, कर्म शक्ति को, गति शक्ति को हमेशा तीव्रतर करता है, जिससे व्यक्ति अपनी क्षमता का मूल्यांकन और अच्छे तरीके से करता है और स्वयं के मस्तिष्क, दिमाग, शरीर को उसको पूरा करने में झोंक देता है, सजो देता है। तो अगर हम बात करें व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम द गरुड़ पक्षी, गरुड़ पक्षी से हम क्या कर सकते हैं, तो 4 बिंदुओं की चर्चा की हमने। कुछ पक्षी और हैं, जैसे हम एक वल्चर, एक पक्षी होता है वल्चर। वल्चर से हम क्या शिक्षा लेते हैं कि वल्चर एक बार के जीवन में 2 पुरुषार्थी जीवन व्यतीत करता है। वल्चर की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, ये माना जाता है कि उसके पंख पुराने पड़ जाते हैं, उसका नख पुराना पड़ जाता है और धीरे धीरे वल्चर वृद्धावस्था के आगोश में आकर के एक जगह शिथिल हो जाता है। लेकिन अचानक उसको प्रेरणा मिलती है, उसके अंदर उत्साह जागता है और 70 साल की उम्र में वह पत्थर पर अपनी चोंच को, अपनी नहों को घिसता है, अपने डंखों को, अपने पंखों को। इसके बाद उसके अंदर पुनः नह, पुनः चोंच, नई चोंच और नए पंख सृजित होते हैं और उस नए पंख, चोंच, नख से वह पुनः दोबारा जीवन प्राप्त करता है और उसी उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ एक और सक्रिय जीवन बिताता है। हमको ये शिक्षा मिलती है इससे कि कभी भी हमको ये नहीं मानना चाहिए कि हमारी एज ज़्यादा हो गई है, हमारी शिक्षा पद्धति जो हमने पढ़ा था आज नहीं है, जिन दौर में हम जीते थे वो आज प्रासंगिक नहीं है। ऐसा नहीं है। व्यक्ति को हमेशा इनोवेटिव आइडिया के साथ, क्रिएटिव आइडिया के साथ, प्रोएक्टिव आइडिया के साथ अपने आप को ऊर्जावान, गतिमान बनाए रहना है, जिससे कि वह इस समाज को कुछ ऐसा दे जाए ताकि समाज उसे निरंतर याद करे और समाज की समस्याओं को कम करने में उसका योगदान हो सके। हजारों लोगों की मुस्कान उनको देखने से आ जाए और सार्थक प्रयास का परिणाम देश, समाज, व्यक्ति को मिले। अमेरिका के महासागरों में, यूरोपियन कंट्रीज के महासागर में एक मछली, सोलमन मछली पाई जाती है और सोलमन मछली से
आजकल एक यम्बे कंपनी है जो दवा बनाती है। सोलमन मछली के बारे में ये कहा जाता है कि जब सागर में सुनामी आती है, तूफान आता है, तो सोलमन मछली उसी तूफान की तरफ भागती है। दुनिया की अन्य मछलियाँ, अन्य समस्त जीवित प्राणी तूफान से बचने के लिए उसकी विपरीत दिशा में जाते हैं, लेकिन सोलमन मछली ऐसी होती है कि वह तूफान के केंद्र की तरफ जाती है, और परिणाम यह होता है हमेशा तूफान केंद्र से बाहर की तरफ जाता है, तो बाहर को लोग भागने वालों का डिस्ट्रॉय होता है। और जो सोलमन मछली है अपनी हिम्मत से, अपनी इच्छा शक्ति से, इससे हम यह शिक्षा ले सकते हैं कि व्यक्ति को आपत्तियों से, विपरीत परिस्थितियों से, बुरे दुष्प्रभावों से भागना नहीं चाहिए है, पलायनवादी अप्रोच नहीं अपनाना चाहिए, जबकि सोलमन मछली की तरह उसके मूल में जाकर के, जहाँ से सुनामी उत्पन्न हुई है, सोलमन मछली वहाँ पहुँचना चाहती है, और वहाँ पहुँचकर भी अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर वह जिंदा रहती है। उसी तरह से व्यक्ति को चाहिए कि वह समस्याओं से जूझे नहीं, समस्याओं की जड़ों पर वार करे। वक्त का तकाजा है, तूफान से जूझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। तूफानों से तुम टकराओ, सैलाबों पर वार करो, छोड़ो मल्लाहों का चक्कर, तैर कर दरिया पार करो। ये शिक्षा हमको सोलमन मछली से मिलती है। एक पक्षी है बाज। बाज से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं? कबूतर से क्या शिक्षा ले सकते हैं? बाज से ये शिक्षा ले सकते हैं कि हमेशा अपने शिकार की तरफ उसका ध्यान रहता है, और जैसे ही शिकार सामने आता है वह अटैक करता है। व्यक्ति को भी अपने लक्ष्य को हमेशा 24 घंटे दिमाग में फोकस करना चाहिए। जैसे ही अवसर सामने दिखाई पड़ता है, बाज पक्षी की तरह पूरी ऊर्जा के साथ उस पर अटैक कर देना चाहिए, और अपने जबड़ों में शिकार, जैसे बाज शिकार को पकड़ लेता है, उसी तरह से व्यक्ति को इन अवसरों को, परिस्थितियों को अपने जबड़े में कैद करना चाहिए। उससे भी महान शिक्षा और एक अमृत रस रूपी शिक्षा जो हमें मिलती है, वो मिलती है कबूतर से। बाज बहुत शक्तिशाली होता है, कबूतर सीधा साधा, शांति का प्रतीक भी कहा जाता है। सीधा साधा, भोला भाला, संत प्रकृति का अगर कोई पक्षी है वो कबूतर है। ना तो वो किसी का शिकार करता है, और किसी भी तरह से प्रकृति के किसी भी जीवित मृत प्राणी को कहीं से वह चोट नहीं पहुंचाता है। लेकिन बाज कबूतर का शिकार करना चाहता है। किस तरह से कबूतर अपना बचाव करता है, ये हम सभी के लिए प्रेरणा का विषय है। और जब भी आप संसार में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, पीपुल्स ऑब्स्ट्रक्ट, जो विरोध करते हैं और जो विरोध नहीं करेंगे वो आपकी आलोचना करेंगे, और जो न विरोध करेंगे न आलोचना करेंगे वो आपको देखकर सूख जाएंगे। इन हालातों से, ऐसे लोगों का सामना कैसे किया जाए, ऐसे परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए, हम सभी से लड़ाई नहीं लड़ सकते। हम सभी के प्रतिरोध के जवाब में प्रतिरोध नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपनी ऊर्जा सकारात्मकता के लिए बचा कर रखनी है। तो ये शिक्षा हम कबूतर से ले सकते हैं। बाज कबूतर के पंखों पर बैठ जाता है आसमान में। कबूतर बिना किसी प्रतिरोध के आसमान में ऊंचाई पर सबसे उड़ता चला जाता है। एक निश्चित ऊंचाई के बाद बाज की सांस फूलने लगती है, और वह कबूतर के पंख से उतरकर नीचे आ जाता है, और कबूतर ऊंचा उड़ता रहता है। बाज कभी भी इस कबूतर के इस गुण के कारण बाज कभी भी उसका शिकार नहीं कर पाता है। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, ये अमृत रूपी शिक्षा ये मिलती है कि जीवन में जहाँ कहीं जिस पोजीशन में आप हैं, वहाँ बाज जैसी प्रवृत्ति के लोग आपको मिलेंगे,
लेकिन हमको आपको क्या करना है, इन बाज जैसी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की उपेक्षा करते हुए, हालातों की उपेक्षा करते हुए कबूतर की तरह शांत रहकर जीवन में और ऊंचाई प्राप्त करनी है, और ऊंचाई प्राप्त करनी है, और ऊंचाई प्राप्त करनी है। तब यह बाज पक्षी की तरह और नीचे गिरते जाएंगे। कभी भी आपको, आपके हालातों को, आपके कर्म कठिन परिश्रम से किए हुए सौभाग्य के फल को इनके द्वारा छीना नहीं जा सकता है। किसी ने बड़ी इन्हीं लाइनों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। किसी ने बड़ी खूबसूरत लाइनें कही हैं, न हम गिरे न हमारी उम्मीदों के मीनार गिरे, न हम गिरे न हमारी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन हमको गिराने वाले 100 बार गिरे, 100 बार गिरे। जीवन में कुछ भी हो, कोई भी क्षण हो, कोई भी समय हो, कोई भी दिवस है, उसका साहसपूर्ण तरीके से सामना करना चाहिए। तेरे लिए ना रुकेंगे समय के पवन, गाओ मेरे मन, गाओ मेरे मन, चाहे सूरज चमके चंदा, चाहे लगा हो ग्रहण। With these words, I must say गुड नाइट। फिर हम नए विषय के साथ फिर आपके सम्मुख आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप कमेंट्स करिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों